Hello, my dear student. Today I'm gonna tell you about gravitation and universal law of gravitation. Firstly, we have a look little bit on the topic gravitation. It is a kind of force which consists attraction between any two body in the universe. एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किन्हीं दो बॉडीज के बीच में लगता है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सपोज करो आपने एप्पल खाया, ठीक है, और एप्पल को अगर गिराएंगे तो ज़मीन पे गिरेगा. वैसी बात है, न्यूटन की थ्योरी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन क्या ये एप्पल किसी अर्थ के ऊपर, ठीक है, एप्पल को एप्पल की शेप दे देते हैं थोड़ा सा, ये जो एप्पल है, क्या ये एप्पल भी अर्थ के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो यस माय डियर स्टूडेंट, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है. लेकिन ये जो फोर्स होता है ये इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम इसका मास, अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से इसका मास तो कम है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है इसके कंपैरिजन में. लेकिन ये भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं. क्लियर हुई बात? यानी कि दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं. डिपेंड करता है कि उसका मास कैसा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो, तो ये बात क्लियर हो गई. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट. होता है ना कि अर्थ क्या करता है. अगर हम अर्थ की बात करें, कोई हमने ले लिया अर्थ के ऊपर, अर्थ बनाया, आपने कोई चीज़ यहाँ से गिराई तो कहाँ गिरेगी? सेंटर पर. अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को गिराता है तो वो हवा में तैर जाएगी, नहीं, वो भी सेंटर पर गिरेगी. कोई यहाँ खड़ा है, यहाँ से गिराएगा तब भी वो सेंटर पर ही गिर रही है. ठीक है ना. तो कह रहा है कि द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट लाइन ऑन द ऑन और नियर इट्स सरफेस टुवर्ड इट्स सेंटर. हर चीज़ कहाँ पर खींच रही है? अर्थ अपने सेंटर की तरफ. तो द फोर्स विद विच द अर्थ पुल ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, ऐसा फोर्स जो हर एक चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचे, वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. क्लियर है इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसैक न्यूटन, ये इनके बारे में सबने सुना है कि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की. हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे. हम समझते हैं इन्होंने क्या लॉ दिया, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. और मेरे पास क्वेरी आई रखी है, तभी मुझे इस टाइम बैठ कर ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है. पहले भी आया था तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया था, उस टाइम मैं बिजी थी. बट आज थोड़ा सा टाइम है तो मैंने इसको रिकॉर्ड करने का सोचा है. According to this law, the attractive force between any two body in the universe, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? द अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि जो फोर्स है वो कह रहा है बिटवीन एनी टू बॉडीज. यहाँ हमने कोई दो मास वाली बॉडीज ले ली हैं, ठीक है. तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिवर्स में. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मासेस के. किसी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट ए ले रखा है और कोई ऑब्जेक्ट बी ले रखा है, दोनों का मासेस ले पता है, तो उन दोनों के मासेस की क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो फोर्स अपने आप ही बढ़ जाएगा, और किसी का मास कम होगा तो फोर्स अपने आप ही घट जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल ही यही डिनोट करता है. आगे बढ़ते हैं. फिर आगे कह रहा है कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, सेंटर से याद रखिएगा, सेंटर से इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उनके स्क्वायर के बराबर होता है. चलिए अब इसका आ जाती है आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. तो पहले कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो मैंने अभी बताया. रिएक्शन 1 हो जाएगी, इसे लिख लेते हैं 1. अब कह रहा है फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के. फोर्स मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो ये आपके दो इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. इन दोनों को सम ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन निकल के. और जब आपको मैंने पढ़ाया है पहले भी, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे बच्चों, तो एक वैल्यू आएगी. एक वैल्यू क्या आएगी? कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, इक्वल टू लगा के यहाँ पर हम जी मेंशन करेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिख लेंगे m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर. क्लियर हो गई ये चीज़? हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जो था हटाया और एक कांस्टेंट वैल्यू लगा ली. ठीक है, अब कई बार आपसे इसका जी का फॉर्मूला भी आ जाता है, तो आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं. वैसे तो आपका मेन यहाँ से जो आपको सॉल्व करना था वो आ गया, लेकिन कई बार आपसे इसकी यूनिट आ जाती है, तो मैं यूनिट ड्राइव करना भी सिखाती हूँ. उसके लिए आपको जी की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, यहाँ से हम जी की वैल्यू लेते हैं. जी इज इक्वल टू, अब देखो मैंने आपको सिखाया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बच्चों. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? एफ डी का स्क्वायर अपॉन
जी ऑलरेडी इधर आ गया m1 और m2। तो जी की वैल्यू होती है, हम देखें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो यूनिट हो जाएगी, फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट करते हैं, क्लियर है, डिस्टेंस को हम मीटर में डिनोट करते हैं, अपॉन मास क्या हो जाएगा, केजी में मेज़र करते हैं, केजी, ठीक है, का स्क्वायर, दो है ना इसलिए केजी का स्क्वायर। देखिए वो ऊपर चला गया थोड़ा सा लिखने में। चलिए केजी का स्क्वायर कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ऐसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और लिखा मिलेगा, एक सेकेंड, इस वैल्यू को हम ले जाएंगे बच्चों ऊपर, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे kg-2। राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सारी चीज़। तो मेन चीज़ आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझना था, वो मैंने आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है कि एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के मासेस के, दो बॉडीज़ के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब उनको सम ऑफ करते हैं तो इक्वेशन आ जाती है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, है ना। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा तबीयत मेरी डाउन चल रही है। एफ, ठीक है, तो फिर ये इस इक्वल टू का सिंबल हटा के हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली m1 और m2 और डिस्टेंस का स्क्वायर। आगे देखते हैं, g इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी का स्क्वायर। एफ कहाँ से आया है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली थी g को इधर रख के, ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो कई बार यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूछा गया g क्या है, एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, और इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज एंड देयर मासेस। यानी कहीं भी इसे देख लो, जी की वैल्यू ऑल ओवर द यूनिवर्स में यही रहने वाली है। आप यहाँ पर बैठे हैं, वीनस पर बैठे हैं, आप मार्स पर बैठे हैं, सब जगह इसकी जो वैल्यू होगी वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगी। क्लियर है इतनी। चलिए, सो स्टूडेंट लगे हाथों में आपको ये भी समझा दे देती हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको ये वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछा जाए, 1 नंबर में तो नहीं आता, 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ये जरूर मिल जाएगा। तो पहला है फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। मैंने आपको समझाया था इस फोर्स की वजह से, है ना, हम अर्थ के ऊपर खड़े रह पा रहे हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अब जो मून घूम रहा है किसकी सराउंडिंग में घूम रहा है, अर्थ की सराउंडिंग में घूम रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है भाई चारों तरफ। क्लियर है। तो वो जो रिवॉल्व कर रहा है तो वो किस वजह से कर पा रहा है भाई, इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। जो मोशन है प्लैनेट का वो भी किसकी वजह से है, सन के चारों तरफ, इसी फोर्स की वजह से। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, टाइड्स, जो ज्वार भाटे आते हैं, है ना, तो जब फुल मून होता है तो वो भी क्या करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से जब फुल मून होगा तो आप देखेंगे कि समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं, और वो अपनी तरफ उसको, वाटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी उस, तो इसी वजह से आपका क्या होता है कि टाइड्स आते हैं। आगे है, द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो भी इसी वजह से होता है। सो स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, कहीं डाउट आए तो फिर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।